हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिक क्लिक लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2D एरे को सी लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं। 2D एरे यानी टू डायमेंशनल एरे, जिसे कि हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आपने ये वर्ड कई बार देखा होगा। तो इस प्रोग्राम में हम यही सीखेंगे कि एक टू डायमेंशनल एरे यानी कि मैट्रिक्स को कैसे बनाना है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे करके रखें, क्योंकि अभी जो प्लेलिस्ट है ये ऑनगोइंग है। इसमें हर रोज नई वीडियोस ऐड होती रहती हैं और भी प्लेलिस्ट हैं जो अपकमिंग है। तो जैसे ही कोई नई वीडियो ऐड होगी, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा फोन पे कि किस टॉपिक पे जो है वीडियो ऐड हुई है। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगता है कि चैनल पे ये वाली वीडियो अवेलेबल है, और वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि ये वाला टॉपिक कहाँ से पढ़े। तो डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस। चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक बार ये याद कर लेते हैं कि आज तक हमने जितने भी एरे सीखे हैं इस प्लेलिस्ट में, प्रीवियस प्रोग्राम्स में, वो एरे हम कुछ इस तरह डिफाइन करते थे। अगर आपको याद होगा तो डेटा टाइप, एरे का नाम, ब्रैकेट में उसका साइज बताते थे, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, और फिर इक्वल टू करके यहाँ हम उसके एलिमेंट बता देते थे, या फिर हम नीचे जो है फॉर लूप चला के उसके एलिमेंट्स इनपुट करा लेते थे। ये दो तरीके थे। तो जब हम ऐसी कोई लाइन चलाते थे तो मेमोरी को लगता था कि ऐसी एक डेटा स्ट्रक्चर जो है, इसके लिए स्पेस रिजर्व करनी है, क्योंकि इसका साइज 5 है। तो ऐसे 5 स्पेसेस जो है एलिमेंट्स के लिए रिजर्व कर लो, और ये पांचों एलिमेंट इन पांचों स्पेसेस में भर देता था। ये है वन डायमेंशनल एरे। क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, जो कि है हॉरिजॉन्टली, लाइक दिस। इसका वर्टिकल ऑप्शन कुछ भी नहीं है, यानी इसमें सिर्फ एक ही रो है। ऐसे एरे को हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। अब टू डायमेंशनल एरे पे आ जाते हैं। टू डायमेंशनल एरे को हम डिटेल में थ्योरी प्लेलिस्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे अच्छे से, विद रो मेजर, कॉलम मेजर एंड एवरीथिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं चाहती हूँ आपको प्रोग्राम समझ में आ जाए, तो मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपका जो 2D एरे है वो कहता है कि ऐसे सिर्फ अकेली रो नहीं, हम एक से ज्यादा रोज जो है इस एरे में सेव करेंगे, लाइक दिस। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये एक ही रो थी, ऐसे यहाँ पे इसके जैसे 3 रो हो गई हैं। 3 से ज्यादा भी हो सकती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब इस रो में 5 कॉलम थे। तो 2D एरे कहता है कि ऐसे हर रो में 5 6 जितने भी आप चाहें डिफाइन कर सकते हैं, उतने कॉलम हो सकते हैं। यानी ये एक मैट्रिक्स के जैसा एरे बन जाता है। क्योंकि आपको याद था कि हमारे जो एरे के इंडेक्स होते हैं बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। तो अब यहाँ पे मार्किंग कैसे हो जाती है? यहाँ मार्किंग होती है ऐसे: जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सिमिलरली जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। तो ये हमें याद रखना है कि ये वाली जो गिनती है ये हमारी कॉलम्स की गिनती है, और ये वाली जो गिनती है ये हमारी रोज की गिनती है। यानी अगर आप यहाँ एक एलिमेंट रख देते हैं ऐसे, और आपको बोला जाए इसकी पोजीशन बताओ, तो आप कहोगे ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है। तो ये आपको दिमाग में बहुत जरूरी है, क्लियर होना, क्योंकि फॉर लूप आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ये चीज पता होगी। तो अब आ जाते हैं प्रोग्राम पे और देखते हैं इसे प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है। तो हमारा प्रोग्राम हर बार की तरह शुरू होता है हेडर फाइल के साथ, मेन फंक्शन के साथ। और अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इंटीजर ने डेटा टाइप बताया है कि एक एरे है जिसमें इंटीजर वैल्यू सेव होंगी। और यहाँ आप देखिए मैंने एरे के नाम के साथ साथ दो ब्रैकेट्स बना रखे हैं। पहले हम एक ही ब्रैकेट में साइज बताते थे, अब हमने दो दो बना रखे हैं। ये दो दो का मतलब है, पहले वाले में हम बताते हैं इसमें कितनी रोज होने वाली हैं, सेकंड में हम बताते हैं इसमें कितने कॉलम होने वाले हैं। यानी जब आप ऐसी स्टेटमेंट चलाते हैं तो आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में कुछ इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऐसी स्पेस आप सोच सकते हैं आपके लिए बन रही होगी। तो क्योंकि आपने यहाँ कहा था 3 रोज, 3 रोज, तो ये आ गई आपकी 1 2 और तीसरी रो। और आपने कहा था 4 कॉलम, तो ये आ गए 4 कॉलम, 1 2 3 और 4 कॉलम। ध्यान रखिएगा कि हमेशा पहले वाले ब्रैकेट में आप रो बताते हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट में कॉलम। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 कॉलम और 4 रो है। ये 3 रो और 4 कॉलम है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज भी यहीं पे कर दिया है। इनिशियलाइज में आप देखेंगे क्योंकि ये टू डायमेंशनल एरे है, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है। नॉर्मल एरे को जो हम बनाते थे 1D एरे, तो हम एक ऐसे पेयर ऑफ ब्रैकेट बनाते थे और इसके अंदर जो है एलिमेंट्स लिखते चले जाते थे, क्योंकि एक ही रो है उसी में लाइन से एलिमेंट सेव होने वाले हैं। पर क्योंकि ये टू डायमेंशनल एरे है और इसमें एक से ज्यादा रो होने वाली है, तो आपको क्या करना है? सबसे आसान तरीका कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ये तो मान लीजिए कि आपका बड़ा ब्रैकेट है, मेजर ब्रैकेट, जो आपका पूरा एरे दिखा रहा है। अब आप इसके अंदर कितनी रोज हैं उतने पेयर ऑफ ब्रैकेट्स बनाइए। तो देखिए हमारे पास है 3 रोज, तो आप 3 पेयर ऑफ ब्रैकेट्स बनाए। मैं नीचे बना के दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो ये है आपका बड़ा ब्रैकेट जो कहता है कि पूरा एरे इसके अंदर आएगा। अब आप इसके अंदर 3 रोज की जगह बना रहे हैं। देखिए पहली रो का ब्रैकेट, कॉमा लगाइए, दूसरी रो का ब्रैकेट, कॉमा लगाइए, तीसरी रो का ब्रैकेट। तो जब आप ऐसे अंदर 3 पेयर बनाते हैं तो प्रोग्राम को पता लग जाता है कि आप इसमें 3 रोज बनाने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये पेयर ऑफ ब्रैकेट के अंदर पहली रो है, ये पेयर ऑफ ब्रैकेट के अंदर दूसरी रो है, और ये पेयर ऑफ ब्रैकेट के अंदर तीसरी रो है, और ये जो बाहर वाला है ये है आपका मेजर ब्रैकेट जिसके अंदर आपने पूरा एरे बता रखा है।
तो अब जब आप तीनों रोज डिफाइन कर चुके हैं 3 पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में, फिर आप इनके अंदर एलिमेंट्स डालिए। ध्यान रखिए क्योंकि आपने बता रखा है कि हमारे जो है 4 कॉलम होंगे हर रो में, तो आपको हर रो के अंदर 4-4 नंबर डालने हैं। क्योंकि आप जब 1D एरे बनाते थे ना, तो आप ऐसे करते थे और लिखते थे 5, 8, 9, 11। तो ये क्या होता था, अपने आप में एक-एक कॉलम दिखाता था, लेकिन क्योंकि वो वन डायमेंशनल एरे था, तो आपको कभी कॉलम का ख्याल नहीं आया। अब आपको कॉलम का ध्यान रखना है। तो आपने कहा है कि हमारे इसमें 4 कॉलम होंगे हर रो में, तो आप हर रो में 4 एलिमेंट डालिए। तो जैसे मैं यहाँ डाल रही हूँ 10, 20, 30, 40। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, चारों जाके एक-एक कॉलम में फिट हो जाएंगे। यानी ये अभी कैसे फिट हुए होंगे? द मोमेंट आपने ये बनाए होंगे, ये 3 रो तैयार हो गई हैं, और अब आप 4 कॉलम डालेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ डालते हैं 10, 20, 30, 40, तो ये क्या है? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो यानी ये वाली, ये वाली। इसके 4 कॉलमों में ये 4 एलिमेंट सेट हो गए होंगे ऐसे, 10, 20, 30, 40। ऐसे ही जब आप दूसरी रो का बताते हैं, दूसरी रो के 4, 50, 60, 70, 80, तो ये सेकेंड रो यानी कि ये वाली रो के 50, 60, 70, 80 सेट हो जाते हैं लाइक दिस। ऐसे ही तीसरी रो के एलिमेंट जो है वो तीसरी रो में सेट हो जाते हैं। तो अब आई होप आपको ये सब देख के समझ में आ गया होगा कि ये जो इतना लंबा चौड़ा हमने मल्टीपल ब्रैकेट्स के सामने एरे फिल किया हुआ है, इसमें एक्चुअली कौन सा एलिमेंट जो है वो कौन सी जगह पे एक्सपेक्टेड है, यानी मैट्रिक्स जो है इस तरह की एक्सपेक्टेड है। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखें कि 0, 1, 2 इंडेक्स तो वैसे ही होता है। जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये आपकी रोज है। जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये आपके कॉलम्स हैं। तो जैसे उधर वाले एरे में इंडेक्सिंग होती थी 1D एरे में, ऐसे ही 2D एरे में भी होती है, जीरो से ऑनवर्ड्स। तो इस बार आपको जीरो पे रो, जीरो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे गिनना है। ठीक है जी। तो अब जब हम ये भर चुके होते हैं, तो पोजीशन कैसे देखते हैं किसी भी एलिमेंट की? रो और कॉलम के साथ। यानी जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 एलिमेंट की पोजीशन बताओ इस मैट्रिक्स में, तो 20 एरे को आप देखेंगे, 20 एलिमेंट को आप ऐसे देखेंगे, जीरोथ रो में है ये एलिमेंट, जीरोथ रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो आप कहेंगे इसकी जो पोजीशन है वो 0 और 1 है। इस तरह जो है आप पोजीशन बताएंगे किसी भी एलिमेंट की। अगर आपसे कहा जाए 10 की पोजीशन बताइए, तो आप कहेंगे ये जीरोथ रो में और जीरोथ कॉलम में है, यानी 0 और 0, ये है 10। ऐसे ही अगर आपसे इसकी पोजीशन पूछी जाए 70 की, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है 70। तो इस तरह जो है आप पोजीशन बताते हैं किसी भी एलिमेंट की 2D मैट्रिक्स में। तो अब आई होप ये देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें कितनी पोजीशंस भरनी है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो हम लूप चलाने वाले हैं वो आपको पोजीशंस के हिसाब से ही चलाना है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 से लेके पूरा ये 94th एलिमेंट तक सब कुछ प्रिंट कराना है। यानी मुझे हर पोजीशन एक्सेस करनी है। पोजीशन देखिए अगर आप, तो पोजीशन क्या क्या हो सकती है? 10 की पोजीशन है 0 और 0, 20 की पोजीशन है 0 और 1, 30 की पोजीशन है 0 और 2, 40 की पोजीशन है 0 और 3। यहाँ आपकी एक रो खत्म हुई है जिसमें 0 और 0 से 3 तक गया। अब आपकी सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो की पोजीशंस देखिए। सेकेंड रो में 50 की पोजीशन है 1 और 0। क्यों 1 और 0? क्योंकि फर्स्ट रो और जीरोथ कॉलम। ऐसे ही 60 की पोजीशन है 1 और 1, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। 70 की पोजीशन है 1 और 2, और 80 की पोजीशन है 1 और 3। ऐसे ही थर्ड रो को देख लीजिए। थर्ड रो की पोजीशन है 91 की पोजीशन है 2 और 0। एक और 91 है, इसकी पोजीशन है 2 और 1। 93 की पोजीशन है 2 और 2, और 94 की पोजीशन है 2 और 3। तो अब आप जो है ना, आप ये देखिए कि मुझे इस पूरे मैट्रिक्स में से इन सारी पोजीशन से गुजरना है, तभी मैं हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊंगी। तो अब इस पोजीशन में आप जरा एक बार पैटर्न समझिए। यहाँ है पैटर्न 0 के साथ 0 से लेके 3 तक का कॉम्बिनेशन। यहाँ पैटर्न है 1 के साथ 0 से लेके 3 तक का कॉम्बिनेशन। यहाँ पैटर्न है 2 के साथ 0 से लेके 3 तक का कॉम्बिनेशन। यानी आपको ये तो पता चल गया होगा कि हर बार एक एक को प्रिंट कराने के लिए पहला जो एलिमेंट है वो रो का नंबर रखना है, और अगला वाला एक एक कॉलम के नंबर से गुजरना है। ऐसे ही फिर अगली रो के लिए, ऐसे ही अगली रो के लिए, इन पोजीशंस के नंबर आप ध्यान रखिए। तो अब इसे प्रोग्राम में देखते हैं कि हमने इसे प्रोग्राम में कैसे अचीव किया। तो मैं प्रोग्राम चलाने से पहले एक बार आउटपुट भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम इस प्रोग्राम से बनाना क्या चाह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पे जो है ऐसे एरे डिफाइन कर रखा है, इस तरह से 2D एरे। और अब हम कह रहे हैं कि ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में जो है ये विजुलाइज हो जाए, यानी स्क्रीन पे ऐसे आ जाए मैट्रिक्स लग के। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये हमने कैसे दिखाया है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सेम प्रोग्राम है और राइट साइड में आपको दिख रहा होगा मेरा जो पूरा एरे है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रहा है। ऑफ कोर्स लाइंस नहीं आ रही होंगी यहाँ पे, लेकिन एलिमेंट उसी तरह लगे हुए हैं जिस तरह हमने वहां लगाए थे मैट्रिक्स में, रो वाइज। तो अब देखते हैं प्रोग्राम में हमने इसे कैसे अचीव किया। प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले एक ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट दिखा दी, 2D एरे इज, और फिर हम दिखाएंगे 2D एरे। ये स्लैश एन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स है, आपको पोजीशन बहुत फर्क पड़ता है कि कौन सा नंबर कहाँ दिख रहा है। स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो 2D एरे इज लिखते ही इसके सामने से पहली रो लिखनी शुरू हो जाएगी, तो वो आपका जब आप देखेंगे डिस्प्ले पे तो आपको मैट्रिक्स जैसा नहीं दिखेगा। तो स्लैश एन जरूर लगा दीजिए। तो अब आगे शुरू होते हैं हमारे लूप्स। देखिए ध्यान रखिएगा कि हमारे पास एक फॉर लूप है, उसके अंदर एक और फॉर लूप शुरू हो रहा है। ये छोटा वाला अंदर वाला जो फॉर लूप है इसका स्कोप यहाँ तक है, बड़ा वाला जो फॉर लूप है इसका स्कोप यहाँ तक है, और ये लास्ट ब्रैकेट जो है ये हमारे मेन फंक्शन का है। तो अब देख लेते हैं ये लूप के अंदर लूप कैसे चलता है। ये हम प्रीवियस बारी भी देख चुके हैं, पिछले कई प्रोग्राम्स में देख चुके हैं इस प्लेलिस्ट में हम, कि जब भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तो इस लूप का पहला नंबर जो जीरो आएगा, उस जीरो के लिए इस लूप की 3-4 इटरेशन चलेंगी। फिर ये जीरो जो है वन बनेगा, फिर उस वन के लिए फिर से ये 0 से 4 तक चलेगा, फिर ये टू बनेगा, फिर उस टू के लिए फिर से 0 से 4 तक चलेगा। यानी अंदर वाला जो लूप है वो बाहर वाले लूप की हर वैल्यू के लिए बार बार अपनी सारी इटरेशन चलता है। तो ये कैसे चलेगा देखिए, मैंने कहा मेमोरी में आई नाम का एक वेरिएबल बना दीजिए, बना दिया। आई की वैल्यू रख दीजिए 0, रख दिया। हमने कहा कब तक चलाना है आई, लेस देन 3। लेस देन 3 क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो रोज है वो 3 है, 3 रो है इसमें। तो जब रो 3 तक होती है तो लास्ट इंडेक्स जो होता है वो 2 होता है, ये हमें पता है क्योंकि 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा होता है। तो लेस देन 3 यानी 2, यानी इस लूप से जो है हम रोज को टारगेट करेंगे, 0 1 2 रो से गुजरेंगे। यानी कि हमें जो फॉर लूप आई के लिए चलाना है वो 0 पे, 1 पे और 2 पे चलाना है, 3 पे जब हो जाए तो नहीं चलाना। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। फिर कहता है जे की वैल्यू रख दीजिए अभी 0। ठीक है, जे की वैल्यू रख देते हैं 0, और जे को कहाँ तक चलाना है, लेस देन 4, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 4 है। तो यानी आखिरी इंडेक्स क्या होगा हमारे कॉलम का, 3, 0 1 2 3, तभी 4 कॉलम बनेंगे। तो यानी कहते हैं लेस देन 4, यानी जे को चलाना है 0 1 2 और 3 तक, 4 हो जाए तो नहीं चलाना। तो देखते हैं अब ये चलेगा कैसे। आई की वैल्यू 0 से शुरू होगी, यानी अभी आई की वैल्यू 0 है, इस लाइन से आई की वैल्यू 0 बनी और इसने अपना काम करना शुरू किया। शुरू किया तो ये इसके अंदर आया और देखा जे की वैल्यू 0 बनी है अभी। ठीक है, जे की वैल्यू भी 0 बनी है अभी, अपना काम करना शुरू करते हैं, इसके अंदर आते हैं। अंदर आते हैं तो इसको एक काम बोला गया, क्या, प्रिंट करा दो एक नंबर, कौन सा, एरे ऑफ आई जे। आई की वैल्यू क्या है, 0, आई है 0। जे की वैल्यू क्या बन चुकी है अब, 1, तो 1। यानी अब ये कौन सी पोजीशन का नंबर प्रिंट कराने के लिए बोल रहा है, 0 और 1, ये वाली पोजीशन टारगेट कर रहा है। 0 और 1 में आप देखेंगे तो 0 थ्रो और फर्स्ट कॉलम, यानी इस 20 को ये स्क्रीन पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ पे 20 प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, लाइक दिस। ऐसे ही ये घूम के जाएगा फिर दोबारा। अब जे का 1 का काम खत्म हो चुका होगा, जे की वैल्यू बन चुकी होगी 2, फिर से आएगा यहाँ पे इस लाइन पे, फिर कहेगा प्रिंट करा दो एरे आई जे। तो आई की वैल्यू तो अभी 0 ही चल रही है और जे की वैल्यू अब बन चुकी है 2। तो ये इस पोजीशन को टारगेट करेगा 0 2, यानी 0 और 2, 0 थ्रो सेकंड कॉलम 30। तो स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा 30। फिर से घूम के जाएगा, अब जे की वैल्यू बन चुकी है 3। तो फिर कहेगा कि एरे ऑफ आई जे प्रिंट करा दो। आई की वैल्यू तो चल रही है 0, जे की बन चुकी है 3, यानी 0 और 3 पोजीशन, यानी इसको टारगेट कर रहा है। 0 थ्रो थर्ड कॉलम, यानी ये 40 को प्रिंट करा देगा। अब ये देखिए इसके बाद जो है हमें इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि काफी लोगों से मैट्रिक्स जो है वो ढंग से इसीलिए प्रिंट नहीं होती है, उन्हें इसके बाद नहीं पता चलता क्या करना है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि आई की किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जे का जो लूप है वो 0 से 3 तक ही चलाना है। तो 3 तक का काम तो हमारा हो गया जे का, यानी जे अब कहेगा कि मैंने बार बार घूम के आगे 0 से 3 तक अपना काम खत्म कर लिया, यानी मेरा जो काम है इस लूप का इतने पार्ट का वो खत्म हो गया है। यानी अब ये क्या कोशिश करेगा, लूप से बाहर आने की। जब लूप से बाहर आएगा तो इसे एक स्टेटमेंट मिलेगी स्लैश एन, यानी नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। तो यानी कि ये क्या करेगा, अब इस 40 के बाद कर्सर को जो है नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे ले आएगा प्रिंट करने वाले को। इसीलिए हम लोग बड़ी स्मार्टली ये प्रिंट एन यहाँ लगाते हैं। ये स्लैश एन यहाँ लगाने का मतलब है कि जब आपकी एक रो की चारों इटरेशन खत्म हो गई हैं, आई की 0 वैल्यू के लिए 0 1 2 3, यानी 0 थ्रो के लिए 0 1 2 3 कॉलम प्रिंट हो चुके हैं, तब आप स्लैश एन लगाएं, क्योंकि लूप खत्म होके बाहर आ रहा होगा, बाहर आते ही उसे स्लैश एन मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, यहाँ ले आएगा प्रिंटिंग कर्सर को, 40 के आगे से हट जाएगा। तो अब जब ये स्लैश एन कर देगा अगली लाइन पे आ जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा। ये है हमारे बड़े वाले फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग पे पहुंचता है तो जाके देखता है क्या मेरे लूप की वैल्यू अभी ट्रू तो नहीं है, कहीं दोबारा चलाना हो और मैं बाहर निकल जाऊं, तो ये वापस जाके देखेगा।
वापस जाके देखेगा तो कहेगा कि आपने आई 0 पे तो काम पूरा करा लिया है, लेकिन अभी आई की 1 की बारी तो बची है, आई 2 की बारी भी बची है, तो अब आई 1 बनाते हैं, तो 0 का काम खत्म हो गया। अब आई बनेगा 1, और अब जब आई जो है 1 बन गया है, यानी 1 की बारी चला रहा है, तो फिर अंदर आएगा, फिर अंदर देखेगा, फिर से वही जे वाला फॉर लूप रखा है। फिर वो फॉर लूप क्या कहता है, जे की वैल्यू रख दो 0, चलाना कब तक, जब तक लेस देन 4 है। यानी यही काम जो है अब इसको दोबारा रिपीट करने के लिए बोलेगा 0 1 2 3 के लिए। जैसे इसने आई 0 की बारी में रिपीट किए थे ये काम, ऐसे ही अब आई 1 के लिए भी रिपीट करेगा। तो आई 1 के लिए क्या करेगा, फिर वही कि जे की वैल्यू है अभी 0, 0 से शुरू करो, ठीक है। 0 की बारी में क्या करो, प्रिंट करा दो आई जे, एरे में से आई जे पोजीशन। अब आई की वैल्यू चल रही है अभी 1, तो आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू अभी क्या बनी है 0, यानी कौन सी पोजीशन टारगेट कर रहा है, 1 और 0, यानी ये वाली, इस वाली रो में आ चुका है अब ये। और 1 और 0, अब 1 और 0 देखिए यहाँ कहाँ है, फर्स्ट रो, 1 रो 0 कॉलम, यानी इस नंबर को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो है 50 प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसे ये फॉर लूप वापस जाएगा घूम के, जे की 0 की बारी खत्म हो चुकी है, जे को बनाएगा 1, तो जब जे 1 बनेगा तो यहाँ आ जाएगा, आई तो 1 ही चल रहा है और जे हो जाएगा 1, यानी कौन सी पोजीशन को टारगेट कर रहा है, 1 और 1, ये वाली पोजीशन को। यानी यहाँ देखेंगे तो 1 रो 1 कॉलम, यानी ये पोजीशन, तो यहाँ 60 प्रिंट करा देगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ये इस पूरी रो को कैसे फिल करेगा। लाइक वाइज जब ये घूम के जाएगा और जे की वैल्यू 2 बनाएगा, तो प्रिंट हो जाएगी ये वाली पोजीशन 1 2, यानी कि 70 नंबर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर घूम के जाएगा, जे की 2 की बारी खत्म हो चुकी होगी, जे को 3 बनाएगा, तो यहाँ पोजीशन आ जाएगी 1 3, यानी ये वाली पोजीशन। यानी अब ये 1 और 3 इस 80 को प्रिंट करा रहा है, यानी यहाँ प्रिंट करा देगा 80। अब ये देखिए फिर अपनी 3 तक बारी खत्म कर चुका है, तो खत्म करने के बाद ये अपने लूप से बाहर आने की कोशिश करेगा। बाहर आते ही इसे मिल जाएगा स्लैश एन, यानी कि कंट्रोल को ले आओ नेक्स्ट लाइन पे, यानी अब नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करेंगे। स्लैश एन लाते ही अगली लाइन पे आती है, फिर यहाँ आएगा, बड़े लूप को क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो बड़ा लूप एक बार दोबारा चेक करेगा कि कहीं अभी है तो नहीं कसर मेरे चलने की, वापस जाएगा अपनी कंडीशन को देखेगा, तो ये देखेगा कि मैं तो 1 की बारी पे भी चल चुका हूँ, 0 पे मैं पहले चल चुका था, यानी अब मैं कहाँ चल सकता हूँ, 2 की बारी पे भी और चल सकता हूँ। तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी 2। तो यही सेम काम जो है अब आई 2 के लिए भी रिपीट होगा, कि अब आई की वैल्यू बन चुकी है 2, फिर से जे से वो 4 बार लूप चलवाओ 0 से 3 तक। तो अब फिर से जे से लूप चलवाएगा, 0 से शुरू करवाएगा, जे की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू बन चुकी है 2, तो पोजीशन टारगेट प्रिंट करने के लिए कर रहा है 2 और 0, यानी ये वाली पोजीशन, यानी सेकंड रो 0th कॉलम 91, ये तो 91 यहाँ प्रिंट कर देगा। ऐसे ही अगली बार घूम के जे की बारी 0 खत्म, बनेगा 1, तो ये प्रिंट करेगा 2 और 1, यानी ये वाली पोजीशन, यानी ये नंबर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगली बार जे की 1 की बारी खत्म हो जाएगी, बनेगा 2, तो ये हो जाएगी पोजीशन 2 और 2, यानी कि ये वाली पोजीशन, यानी यहाँ प्रिंट कर देगा 93। ऐसे ही जे की 2 की बारी खत्म हो जाएगी, तो जे बनेगा 3, तो पोजीशन आएगी 2 और 3, यानी ये वाली पोजीशन, यानी ये 94, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ प्रिंट कर देगा 94। अब देखिए जब ये यहाँ तक प्रिंट कर चुका होगा, तो अब जे का लूप तो खत्म हो गया है, तो ये अपने लूप से बाहर आएगा, क्योंकि जे की तो 3 तक बारी चल चुकी है, यहीं तक बोला था। स्लैश एन कर लो, ठीक है, स्लैश एन करेगा, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ले आएगा, लेकिन अभी कुछ हो रहा नहीं है, क्यों, क्योंकि जब ये यहाँ आएगा तो देखेगा बड़े लूप को चेक कर लो, कहीं बड़े लूप की कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं है। बड़े लूप ने कहा था कब तक चलाना है, लेस देन 3 तक, लेस देन 3 यानी 2 तक, तो अब 2 तक बड़ा लूप जो है वो चल चुका है ऑलरेडी, अभी अभी हमने 2 की पोजीशन के लिए चला लिया आई को, तो यानी कि अब ये कंडीशन भी फॉल्स हो चुकी है। फॉल्स हो चुकी है तो इसके अंदर आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी ये वाला लूप भी प्रिंट होने का कोई मतलब नहीं है। तो जब ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो ये सारे लूप को स्किप करके सीधा आ जाएगा बाहर, रिटर्न 0 कर देगा मेन फंक्शन को, और यहाँ आपका प्रोग्राम जो है खत्म हो जाएगा। तो यानी आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो स्क्रीन पे इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, जैसे अभी हमने पूरे प्रोग्राम में डिस्कस किया। अब मैं एक बार आउटपुट स्क्रीन पे आपको दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अब आप ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये नंबर जो है ऐसे ही प्रिंट हुए हैं। तो ये था प्रोग्राम हाउ टू क्रिएट अ सिंपल 2D मैट्रिक्स यानी 2D एरे। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ये स्टैटिकली यहाँ एलिमेंट्स ना देकर हम ऐसे ही डबल फॉर लूप यूज करके, बिल्कुल यही लॉजिक यूज करके अपने कीबोर्ड से कैसे एलिमेंट्स जो है इनपुट करा सकते हैं इस एरे में। यानी कि आप कीबोर्ड से ऐसे एलिमेंट्स डालें रन टाइम पे ही, और फिर वो मैट्रिक्स की तरह इस तरह बाद में प्रिंट हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये चीज। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि लॉजिक लिट लर्निंग जो है ग्रो कर पाए और फिर हम आगे और भी अच्छी अच्छी ऐसी प्लेलिस्ट निकाल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।